गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। आप सबका हार्दिक स्वागत है एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड पॉलिटी सेक्शन, पीएम केयर्स फंड। यू नो अबाउट दैट पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं होने वाला है। वाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्पष्ट निर्णय आ चुका है। देयर इज नो गोइंग एनी ऑडिटिंग ऑफ पीएम केयर फंड। तो आप सोच रहे हो कि पीएम केयर में हम पैसे दे रहे हैं, ये पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा, सरकार इसका क्या करेगी, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होगा, आखिर सीएजी द्वारा इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाएगा। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, कुछ समय पूर्व सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPI नामक एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा, सुप्रीम कोर्ट के में याचिका दायर की कि पीएम केयर्स फंड से जो प्राप्त राशि है, क्या उसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF, तो पीएम केयर्स फंड को NDRF में क्यों स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों अपने पल्ला झाड़ दिया। देखिए, पीएम केयर्स के कुछ प्रमुख बिंदु समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 एंड कोविड-20 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा है कि दोनों कोष पूरी तरह से अलग हैं, उनके उद्देश्य अलग हैं। पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, सार्वजनिक पब्लिक, ठीक है, धर्मार्थ ट्रस्ट है, और यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG के लेखा परीक्षण के दायरे में नहीं आता है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। न्यायालय ने कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA 2005 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना के निर्माण को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 सब क्लोज 1 NDRF की जो धारा है वो 46 सब क्लोज 1 के तहत किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्वैच्छिक अंशदान या अनुदान करने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। आप आराम से स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी यू कैन डोनेट। न्यायालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 5(12) के तहत, तो ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के 12 के तहत सरकार द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश अथवा न्यूनतम राहत मानकों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। पीएम केयर्स फंड के बारे में समझिए कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना मार्च 2020 पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया है। इस ट्रस्ट का कोई बजटीय अनुदान अथवा कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। इसका गठन किसी भी तरह से आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किया गया था। फंड का प्रशासन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ध्यान रहे विदेश मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री इनके सदस्य होते हैं, पदेन न्यासी सदस्य होते हैं। तो ओवरऑल वी डिस्कस्ड पीएम केयर फंड को क्यों CAG द्वारा ऑडिट नहीं किया जाएगा, क्यों इसको NDRF में ट्रांसफर करने से रोक दिया गया है, किस प्रकार से NDRF, ठीक है, और पीएम केयर्स फंड एक दूसरे से अलग है। दूसरा बात, पीएम केयर्स फंड की विशेषता, इसमें कौन कौन दान दे सकता है, क्या पीएम केयर्स फंड का टैक्स के दायरे में आता है, उसके द्वारा जो जमा की गई राशि है क्या उसको भी टैक्स देना पड़ता है, क्या ये जो पैसा है ये टैक्सेबल है या नहीं है, थिंक अबाउट इट। ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके 3 जो केंद्र मंत्री हैं वो कौन कौन है, ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, ठीक है, 3 मंत्री हैं, ध्यान रहे। तो
क्या पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में आता है, ये भी आप सोचिए। तो जी नहीं, पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, एनडीआरएफ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें। एनडीआरएफ एक्ट 2005 क्यों बनाया गया, आपको पता होगा। 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, उसके बाद उस प्रकार की समस्या आए तो ठीक है, लेकिन उस समस्या के आने के बाद उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, उससे कैसे लड़ा जाए, आफ्टर डिजास्टर क्या किया जाए, उसके लिए एक एनडीआरएफ फंड बनाया गया। इसी से एसडीआरएफ फंड होता है। एनडीआरएफ फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखिए तो जरा। चलिए, अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में प्रशासन हेतु नियम। गृह मंत्रालय के द्वारा हाल में ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन के लिए नए नियम अभी गाइडलाइंस किए गए, नए नियम जारी किए गए। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का मतलब ओवरऑल उसका मैनेजमेंट होगा, उस किस प्रकार से प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित की जाएगी। इन नियमों में लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात एलजी यानी उपराज्यपाल तथा मंत्री परिषद के कार्यों को रेखांकित किया गया, बता दिया गया कि ये कार्य किसके दायरे में आएंगे। मंत्री परिषद बना हो, आपको पता होगा। अब नए नियम के कार्य में देखिए, उपराज्यपाल की भूमिका थोड़ा और महत्वपूर्ण हो गई है, बहुत पावरफुल बना दिया गया है एलजी को। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निवारक या निरोध ब्यूरो पर केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल का सीधा नियंत्रण होगा, अर्थात मुख्यमंत्री अथवा मंत्री परिषद उनके कामकाज में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्यान रहे कौन कौन सेक्टर है, पुलिस व्यवस्था, सार्वजनिक लॉ एंड ऑर्डर, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। पूरा का पूरा पावर एलजी को दे दिया गया है। ऐसे प्रस्ताव या मामले जिनमें केंद्र शासित प्रदेश की शांति और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है अथवा ये किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को प्रभावित करता हो, तो मुख्यमंत्री को सूचना देते हुए अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री को सूचना दिया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी को फिर आदेश दिया जाएगा कि वो राज्यपाल को रिपोर्ट करे। उपराज्यपाल तथा किसी मंत्री के बीच में अगर टकराव हो जाए, मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में महीने के बाद, 1 महीने के बाद किसी भी समझौते पर कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है, टकराव अभी तक बरकरार है, तो उपराज्यपाल के फैसले मंत्री परिषद द्वारा स्वीकार माना जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका एक तरह से सोच रहे हैं कि उपराज्यपाल को पूरा पावरफुल बना दिया गया है। ठीक है, अब क्यों बनाया गया आप अपने विचार स्वयं सोच सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका है क्या, लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, राष्ट्रपति की भूमिका किसी भी मामले में उपराज्यपाल अथवा परिषद के या मंत्री परिषद के बीच मतभेद होने पर उपराज्यपाल द्वारा जितने भी संबंधित मामले को सीधे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति चूंकि प्रधानमंत्री मतलब मंत्री परिषद के केंद्र मंत्री परिषद के अनुसार काम करता है, तो जब वो केंद्र सरकार के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के नियम के अनुसार ही कार्य होगा, ओवरऑल केंद्र सरकार के अनुसार ही काम होगा। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को गाइडलाइंस दिया जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, तथा मंत्री परिषद द्वारा की गई कार्यवाही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित मामलों पर निर्णय लेने तक निलंबित रहेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं लेंगे, मंत्री परिषद कुछ भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार आप सोच रहे हो कि उपराज्यपाल किसी भी मामले पर अगर अपना टांग अड़ाता है और मंत्री परिषद के साथ उसका टकराव हो जाता है, तो वो सारा वो जो विषय होगा, वो बिल होगा, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर कब निर्णय लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तब तक वो बिल, तब तक वो विषय, तब तक वो मतभेद जारी रहेगा और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ओवरऑल मंत्री परिषद अर्थात जम्मू कश्मीर का मंत्री परिषद अपंग हो गया है इस निर्णय के बाद। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की भूमिका, अगर बात करें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद गैर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सेवा मामलों, नए कर लगाने संबंधी जो प्रस्ताव होंगे, नया नया टैक्स लगे, भूमि राजस्व, सरकारी संपत्ति की बिक्री करना हो, अनुदान हो, पट्टे, विभागों और कार्यालयों के पुनर्गठन, कानून मसौदा, इसमें संबंधित सारे के सारे निर्णय मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद लेगी।
कोई भी मामला जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के साथ विवाद उत्पन्न करता हो तो उसे शीघ्र सचिव के द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेगा। केंद्र सरकार की क्या भूमिका है इसमें? तक उपराज्यपाल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में केंद्र सरकार को पूर्व सूचित किया जाएगा। कोई भी निर्णय एलजी ले इससे पहले केंद्र सरकार को नोटिस भेजी जाएगी, केंद्र सरकार से निर्णय लिया जाएगा। कैसा निर्णय? किसी अन्य राज्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट के साथ अगर कोई मामला हो जिससे केंद्र प्रभावित होता हो तो ये पूरा का पूरा मामला केंद्र के पास चल जाएगा। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में हो तो ये भी मामला है, इसमें केंद्र हस्तक्षेप करेगी। केंद्र शासित प्रदेश की शांति और व्यवस्था को भंग अथवा प्रभावित करने वाली जितनी भी संभावना है सभी के सभी मामले केंद्र के पास जाएंगे। किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्गों के हितों को प्रभावित करने वाली कोई भी संभावना हो सारे के सारे मामले इसमें चले जाएंगे। तो आखिर इतना गंभीर परिवर्तन, जम्मू कश्मीर की शक्ति मतलब जम्मू कश्मीर के मंत्रिपरिषद की शक्ति, चुने हुए सरकार की शक्ति इतना कमजोर क्यों कर दी गई है? आखिर क्या जरूरत पड़ी? तो आपको पता होगा कि 6 अगस्त 2019 संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया और संविधान का अनुच्छेद 370 को मतलब एक तरह से एबॉर्गेटेड किया गया है, ठीक है, खत्म कर दिया गया है। और राज्य के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 2018 से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले वर्ष चुनाव करवाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स, विदेशी संबंध, विदेशी राजनयिक संबंध से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका का मुद्दा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी भारत आए हुए थे, गोटाबया राजपक्षे। उनके द्वारा अपने संबोधन में उनके संविधान के 19वां संविधान संशोधन रद्द करने तथा नए संविधान की दिशा में काम करने की घोषणा तो की गई है, लेकिन इस पर कोई अभी तक विचार नहीं हुआ। कोई यहाँ तब एक तरह से सांप सूंघ गया है। आखिर क्यों? आखिर ये 19वां संविधान संशोधन श्रीलंका का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? 19वां संविधान संशोधन श्रीलंका का बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के पावर को कर्टेल किया जाएगा, अर्थात कम करके संसद को पावर दिया जाएगा। और संसद को पावर दिया जाएगा अर्थात एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का सरकार शक्ति पार्लियामेंट में आ जाएगी। इस संशोधन के माध्यम से एक तरह से राष्ट्रपति थोड़ा सा कमजोर होगा और 2015 में ये लागू किया गया था। हालांकि इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रपति को 1978 से प्राप्त की गई शक्तियों को कम करना था। संशोधन में निम्नलिखित बातें या कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल को 6 साल से घटाकर अब 5 साल कर दिया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति और संसद के दोनों का कार्यकाल जो पहले 6 वर्ष हुआ करते थे अब वो 5 वर्ष हो जाएगा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 2 कार्यकाल तक की नियुक्ति सीमा को पुनः लागू कर दिया जाएगा। मतलब 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते। राष्ट्रपति द्वारा केवल 4 साल तक और 6 महीने के बाद संसद को भंग किया सकता है। मतलब 4 साल के बाद और केवल 6 महीने तक ही संसद को आप भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति इतना ही पावरफुल होगा। संवैधानिक परिषद की बहाली और स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाएगी, जो एक तरह से सरकार पर निगरानी रखेगी, नजर रखेगी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। राष्ट्रपति कैबिनेट का प्रमुख बना रहेगा और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। 19वां संविधान को लागू करने के प्रमुख कारण क्या है? देखिए, श्रीलंका संविधान के 18वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था। 19वां संविधान संशोधन लागू करने के मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रपति की शक्ति को कमजोर किया जाए। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या 4 परिवर्तन किए गए थे? श्रीलंका के 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 परिवर्तन। किसी एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने के बाद उसकी समय सीमा समाप्त कर दी जाएगी। अगर एक बार राष्ट्रपति बन गए तो उसकी समय सीमा समाप्त कर दी जाएगी। 18वां संविधान संशोधन में किया गया था।
10 सदस्यीय संवैधानिक परिषद के स्थान पर केवल 5 सदस्यीय संसदीय परिषद की स्थापना की गई है। स्वतंत्र आयोग राष्ट्रपति के अधीन ला दिया गया था। अब ऑटोनोमस बॉडी जो होगा या ऑटोनोमस निकाय जो होंगे, अगर वो राष्ट्रपति के अधीन आ गए तो एक तरह से कहे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भावना हो जाएगी, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पावरफुल हो जाएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 महीने में एक बार संसद में उपस्थित होने के लिए आवश्यक किया गया कि राष्ट्रपति 3 महीने में कम से कम एक बार संसद में आए, तथा संसद में मतदान के अतिरिक्त संसद सदस्यों को प्राप्त सभी विशेषाधिकार, उसकी शक्तियां प्रदान की गई है। संसद के जो विशेषाधिकार होते हैं, हालांकि भारत में राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलता है, लेकिन श्रीलंका में 18वां संविधान संशोधन के माध्यम से जितने भी संसदीय विशेषाधिकार है वो राष्ट्रपति को भी दे दिए गए हैं। 19वां संशोधन के द्वारा उपरोक्त निर्णय में से कई को उलट दिया जाएगा और 17वें संशोधन की धाराओं को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। तो इस सब की जरूरत क्यों है, आखिर इससे क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति किसी विशेष धर्म या किसी विशेष समुदाय के प्रति ज़्यादा झुकाव रख सकता है। ऐसा झुकाव, ऐसा फीलिंग ना हो, इसलिए ये संशोधन बहुत ही जरूरी है। भारत के दृष्टिकोण से तो और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से तमिल जो अल्पसंख्यक है, सिंगली समुदायों के द्वारा लगातार एक तरह से 2M दर्जे के वाले शिकार हो रहे हैं, श्रीलंकाई संविधान में कहीं ना कहीं सिंगलियों को ज़्यादा एक तरह से प्रमुखता दी गई है। उनके विचारों को, उनके एक तरह से पावर को बढ़ा दिया गया है। अगर राष्ट्रपति को पावरफुल बना दिया जाए तो राष्ट्रपति जो होगा अपने बोर्ड बैंक के लिए सिंगली समुदाय के प्रति ही झुकाव रखेगा। लेकिन 19वां संविधान संशोधन के आने से संसद मजबूत होगा और उसमें ढेर सारी नेताओं और ढेर सारे पार्टियों का बहुमत होगा, तो कहीं ना कहीं सभी का एक तरह से एक तो बेहतर तालमेल बन पाएगा, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हिप, यानी सचेतक क्या होता है। यू नो अबाउट व्हिप, इसके लिए आपको समझना होगा दल बदल अधिनियम, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इससे पहले कि व्हिप क्या होता है, सचेतक कौन होता है, तो इसके संबंध में एक विवाद का विषय है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया एक आदेश है कियोतो होलोवलन, कियोतो होलोहान, ठीक है, कियोतो होलोहान प्रकरण 1992 सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन करता है। अभी जो मुख्य सचेतक जो बनाया गया है वो हाईकोर्ट के निर्णय का जो आदेश है 92 का, वो उसका हनन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले के रूप में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदालतों को विधानसभा के अध्यक्ष के अंतिम निर्णय से पहले अयोग्यता की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि आप जो सांसद होते हैं या जो विधायक होते हैं वो किसी पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह पर जीत के आते हैं, लेकिन जब उनका मन नहीं लगता है, अर्थात लोभ या प्रलोभन के कारण या कोई गद्दी के कारण या कोई मंत्री पद के कारण अपने पार्टी से मोह भंग हो जाता है उनका, तो वो किसी दूसरे पार्टी में छलांग मारने की कोशिश करते हैं। इसको रोकने के लिए 1985 में दल बदल अधिनियम एक्ट लाया गया था। उसी के संदर्भ में अब दल बदल अधिनियम एक्ट का आप कुछ प्रावधान पढ़िएगा तो उसमें एक कंसेप्ट यह है कि किसी व्यक्ति या कोई सदस्य द्वारा या संसद के सदस्य द्वारा या फिर विधानसभा के सदस्य के द्वारा अगर वो दल बदल अधिनियम होता है, अगर वो किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो उसके खिलाफ पहले तो दल बदल अधिनियम एक्ट का प्रावधान लागू करने के लिए किसी व्यक्ति को नोटिस एक तरह से शिकायत करनी पड़ेगी स्पीकर से, या फिर राज्यसभा में है तो सभापति से। अब सभापति या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उस पर विचार करेंगे। अब वो कब निर्णय सुनाएंगे, इसमें कोई तिथि निर्धारित ही नहीं है। तो इस विचार पे एक स्पष्ट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक कहा है कि अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अदालतों को विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय से पहले अयोग्यता के संबंध में जो कार्यवाही होती है उसमें हस्तक्षेप ना करे तो अच्छा है। अयोग्यता कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा काफी सीमित की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अयोग्यता कार्यवाही की नोटिस के चरण में ही हस्तक्षेप कर दिया गया। अभी तक अयोग्यता निर्धारित हुई थी ही नहीं, उसके बीच में ही हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया। एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यायिक और कार्यवाही एक तरह से टकराव गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय पालिका और कार्यपालिका या फिर विधायिका के बीच जो सेपरेशन ऑफ थ्योरी है वहां पर काम नहीं कर रहा है। एक तरह से दोनों एक दूसरे के फील्ड में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सचेतक क्या होता है? व्हिप यानी सचेतक किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो संसद अथवा सदन
अथवा विधानसभा के अंदर दल के प्रवर्तक इनफोर्स के रूप में काम करता है। क्या क्या करता है, ये क्या क्या करता है? तो राजनीतिक पार्टियां सदन के अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों के वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती है। इस सदस्य को मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप कहा जाता है। इसकी सहायता के लिए पार्टियों के द्वारा और भी सचेतक नियुक्त किए जा सकते हैं। भारत को व्हिप अवधारणा ब्रिटिश संसद प्रणाली के द्वारा विरासत में प्राप्त हुई है। ये जो व्हिप का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से या ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अडॉप्ट किया गया है। व्हिप का सीधा मतलब होता है सचेतक। सदन में अगर मतदान में अगर कोई उपस्थित नहीं होता है या किसी विशेष तरीके से मतदान में भाग लेने के लिए अगर वो पार्टी में सदस्य का कोई मेंबर, अगर राजनीतिक पार्टी का कोई मेंबर उसमें हिस्सा नहीं लेता है तो राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया लिखित आदेश के माध्यम से उसको हो सकता है उस पर दल बदल लगा दिया जाए। क्या भूमिका है सचेतक की, यानी व्हिप की क्या भूमिका है? पार्टी सचेतक या व्हिप सदन में अपनी पार्टी के आधिकारिक नीति के अनुसार अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में भाग लेने, मतदान करने को सुनिश्चित करने की प्रयास करता है। अगर व्हिप का उल्लंघन हो गया तो सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले सदन पर सदस्य को अयोग्यता कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि सदन में किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनमें दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है। सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। लेकिन सचेतक की एक सीमा होती है, क्या क्या कर सकता है सचेतक, क्या नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचन जैसे कुछ मामलों में सचेतक या व्हिप किसी संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य को किसी विशेष प्रकार के मतदान करने का निर्देश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में सचेतक अपनी भूमिका निभाता है? थिंक अबाउट इट, दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट इट। व्हिप के प्रकार देखिए, राजनीतिक पार्टी द्वारा 3 प्रकार के व्हिप जारी किए जाते हैं। एक 1 लाइन व्हिप होता है, इसे पार्टी के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया था कि आप मतदान में शामिल हो जाइए भैया, वरना फिर आपके खिलाफ दल बदल अधिनियम लागू होगा। 2 लाइन व्हिप, इसके द्वारा सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था कि मतदान जब हो रहा हो तो आप सदन में रहिए। और 3 लाइन व्हिप के मतलब इसके द्वारा सदस्यों के पार्टी की नीति के अनुसार काम करने का जारी किया था। तो इस ओवरऑल कंसेप्ट में हम लोगों ने सीखा कि व्हिप क्या होता है, व्हिप की भूमिका क्या होती है, व्हिप का होना क्यों जरूरी है, व्हिप के बातों को कब तक माना जाए। ये कि व्हिप के विचार जो है और व्हिप की जो सोच है वो पार्टी के सोच से मिलता जुलता होता है लेकिन सदस्यों से नहीं मिलता जुलता है, तो किस प्रकार से ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। और दल बदल अधिनियम आखिर किस प्रकार से मतलब एक तरह से 1985 में गठित किया गया, 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, आज कितना प्रासंगिक है, उसमें क्या क्या नए संशोधन की जरूरत है, आज कितने नए दरवाजे खुल चुके हैं सदस्यों को मतलब अपनी पार्टी छोड़ने के लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं। और स्पीकर की जो भूमिका होती है उसमें एक तरह से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, चाहे विधि आयोग द्वारा हो या फिर चुनाव आयोग द्वारा हो, आखिर ये जो निर्णय है जो सदस्यता की अयोग्यता के संबंध में, क्या ये पावर स्पीकर से लेकर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को दे दिया जाए या इसके लिए कोई एक कॉलेजियम बॉडी हो जाए, इस पर आप निर्णय दीजिए और बताइए कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। Okay, this is sufficient for this video. I discussed 3 topics especially in detail, so watch this video 2 or 3 times. Definitely आप benefit होंगे इससे। Thank you.